गाइस ये क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चनों में ही आता है कि ये 3-4 साल पुराना ही है, इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ना ये ज़्यादा लेटेस्ट है ना ज़्यादा पुराना है, बट ये सीबीई के अंदर जो सीबीटी के अंदर जो आता है क्वेश्चन, ये उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो रनर को सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन सामने खुलता है तो रिक्वायरमेंट पे जाओगे और ये कह रहा है कि कंसोलिडेटेड एसएएफपी बनाओ 16 मार्क्स की। बहुत ही रेयर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो 20 नंबर का कंसोलिडेशन का बनवा रहा हो। तो कंसोलिडेटेड एसओएफपी का जैसे ही पता लगा तो टेम्पलेट फ़ौरन बनाने लग जाना। थोड़ा सा सिनेरियो देख लेना, देखते हैं। 1 अप्रैल रनर को एक्वायर्ड 80% ऑफ जॉगर को, सही है। तो अब जैसे ही ये पढ़ा आप लोगों ने कि रनर को ने जॉगर को 80% एक्वायर किया 1 अप्रैल X4 में, तो वही लाइन कॉपी पेस्ट कर देना बेशक। सही है। पेरेंट की ओनरशिप मिल गई, मतलब एनसीआई 20% है। अच्छा, और कह रहे व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ जॉगर, जॉगर कौन है? सब्सिडरी। तो सब्सिडरी की इस डेट पे रिटेन्ड अर्निंग मींस एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग दे रहा है। तो एक्विजिशन डेट की सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग हमें ये क्यों दे रहा है? कहाँ इस्तेमाल होगी है? 19.5 मिलियन वर्किंग टू में। तो बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को टैकल करने का, उसमें ज़्यादा स्कोर करने का यही तरीका है कि आप जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पढ़ते जाओ वहाँ वहाँ से उस आंसर का जो टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, उसमें डेटा इनपुट करते जाओ। सब्सिडरी की एट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है 19.5 मिलियन। तो जब वर्किंग टू बनाने लग जाओगे तो वर्किंग टू का डेटा वैसे ही आगे फर्दर रीड करने से पहले, क्वेश्चन रीड करने से पहले, सही है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक रीड किया। तो चूंकि वर्किंग टू इस क्वेश्चन में बनाने लग गए हो तो वर्किंग टू का डेटा ये है, सब्सिडरी का एट रिपोर्ट वाला कॉलम। तो आज मार्च है और ठीक 1 साल पहले इसको एक्वायर किया हमने। तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मतलब इस डेट की रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन ये दी हुई है, और आज के दिन की 1 साल बाद की ये दी हुई है। तो इसमें डेटा उसने रिटेन्ड अर्निंग का खुद ही दिया हुआ। वो कुछ और चीज़ पे कैलकुलेशन करवा रहा होगा, फिर इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो टाइम कंज्यूमिंग हो थोड़ा बहुत। तो ये है 25,000 और 28,600। तो शेयर कैपिटल तो वैसे भी कॉपी पेस्ट होता है। अभी सन का आगे डेटा पढ़ते हैं। और क्या कह रहा है कि जब हम उसको ख़रीद रहे थे, कैश दिया हमने उसी वक्त, हमने कहा बाकी भी कैश ही देंगे इतना, बट जिस दिन एक्वायर कर रहे हैं उससे 1 साल बाद। तो क्या एक्वायर करने वाले दिन ये वाला कैश आउटफ्लो हो रहा है? नहीं, बट होगा तो सही क्योंकि हमने इसको प्रॉमिस किया डेफर्ड कंसिडरेशन। तो 42.5 और 21 मिलियन।
डेफर्ड कंसिडरेशन है 21 मिलियन, 1 साल बाद देना है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफर्ड कैश। वो कह रहे ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ये नहीं हुआ हुआ। अच्छा, इसको रिकॉर्ड भी किस पे करना है हमने? प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री करते हैं इसकी। वो कह रहे कि पेरेंट की जो बुक्स है ना, उसमें उसने सिर्फ ये 42.5 रिकॉर्ड किया हुआ, बाकी नहीं किया हुआ, तो बाकी हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर कंसोलिडेशन वाले रूल्स लगा लेंगे। अच्छा, इसका डिस्काउंट फैक्टर था 0.926। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तकरीबन कोई 19 या 20 के पास पास आएगा। 19446। अच्छा, इस 19446 की एंट्री क्या होगी? पेरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है और ये पेरेंट की लाइबिलिटी भी है। सही है, लाइबिलिटी भी है। तो मेन जो एसओएफपी बनाओगे, उसमें एसेट्स इन दोनों के ऐड करनी है ना, उसमें पेरेंट का एक एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी हुई। तो पेरेंट वाले में 19446 ऐड करोगे, 455800। और सिर्फ पेरेंट की इन्वेस्टमेंटें लिखी हुई हैं, उसमें हमने ऐड कर दी एक और भी, तो इन्वेस्टमेंट में भी ऐड हो गया। और इस 19446 का दूसरा रुख किधर जाना था? 1 साल के अंदर अंदर देने हैं ना ये। सही है। और ईयर एंड कब है? ठीक 1 साल बाद। तो 1 साल के लिए इसको क्या करोगे? अनवाइंड। सही है, इस लाइबिलिटी को अनवाइंड करोगे, तो अनवाइंड तो कर लेंगे। 10% लगना है, कितना परसेंट लगना है? परसेंटेज ऊपर लिखी हुई थी, 8%। तो इसी की अनवाइंडिंग जो होगी 8%। 1556। तो वो लाइबिलिटी में भी ऐड कर दोगे, इधर ही कैलकुलेट कर लेना बेशक। और नहीं तो दूसरा इसका जिधर रुख जा रहा है, जीआरई में जा रहा है, तो जीआरई में कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट ले आओ वहाँ से कैलकुलेट करके।
सही है, जब आप फाइनेंस कॉस्ट लेके जाते हो तो रिटेन अर्निंग को कम करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ से गुजर रहे हो वहाँ वहाँ से काम करते जाओगे तो ये क्वेश्चन 100% ठीक होगा। अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ हो गया इसका, इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ था। अभी यहाँ आते हैं। रनर को पॉलिसीज टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू मेथड लगाओगे। फेयर वैल्यू मेथड में गाइस क्या होता था? शेयर्स एक्वायर्ड बाय एनसीआई और इनटू सब्सिडरी की शेयर प्राइस। और क्या पता उसने डायरेक्ट भी दिया हुआ हो, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है इसने। फेयर वैल्यू उसने खुद ही कैलकुलेट करके डायरेक्ट दे दिया, आपसे नहीं कैलकुलेट करवा रहा। 13 मिलियन दी हुई है एनसीआई की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली, जो कि एनसीआई की कैलकुलेशन में भी आएगी। तो एनसीआई एट एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू निकालनी थी, जो उसने दे दी। वो वर्किंग 3 में भी आती है गुडविल की कैलकुलेशन में कि इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, और वर्किंग 4 में भी आती है कि एनसीआई वालों का सब्सिडरी में से कुल हिस्सा कितना बनता है। तो पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा, फेयर वैल्यू ऑफ जॉगर कोज अदर नेट एसेट्स और अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज और इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ प्लांट। एक प्लांट था जिसकी फेयर वैल्यू 10 मिलियन ज़्यादा थी और 10 ईयर्स उसकी लाइफ रहती थी, तो 1 साल डिप्रिशिएट भी करना पड़ेगा उसे। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन जो है उसकी 10 ईयर्स लाइफ है, तो सिर्फ रिपोर्टिंग वाले कॉलम में आएगा। और इनका दूसरा रुख मेन स्टेटमेंट पे जा रहा होगा। सही है, सब्सिडरी के प्लांट्स में, सब्सिडरी के एसेट्स में। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दिसंबर X4, आज मार्च, हाँ साल पूरा हो गया। अच्छा, दिसंबर में मतलब ईयर एंड से कोई 2-3 महीने पहले जॉगर सोल्ड, जॉगर असल में सब्सिडरी है, सब्सिडरी ने बेचा है 6.4 मिलियन का स्टॉक, और इन पे 15% मार्जिन था। और रनर जो पेरेंट है उसके पास अभी तक कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 4.8 का। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट दे दिए, आप उस पर प्रॉफिट निकाल लो। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट दे दिए, उस पर प्रॉफिट निकाल लो, तो बस पर आ जाएगा। और किसने किया? सब्सिडरी ने किया। ओके। 4.8 मिलियन का स्टॉक रह गया था, इस पर डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लो। तो मैंने बताया था कि सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको 15% मार्जिन बोला है, मार्जिन मीन्स, और 15% प्रॉफिट, तो ये आ जाता है 85। तो आपको सेल्स वैल्यू दी हुई थी, टोटल सेल्स, आपने इसमें से क्लोजिंग निकाला, तो वो भी सेल्स वैल्यू ही है। तो इसको अपनी ज़ाती परसेंटेज पे डिवाइड, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। सही है। तो 720 आते हैं इसका 10%, 15%, तो यही पर है। प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये उसका प्रॉफिट है। सही है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पर होता है। तो सब्सिडरी ने की है सेल्स, तो जिसने सेल किया उसके प्रॉफिट में से निकालो।
तो सब्सिडरी का प्रॉफिट यहाँ होता है। सही है। तो जिसने बाय की है उसके स्टॉक में से निकालो। इन्वेंट्री कितनी कितनी है इनकी? 22,000 16,000। पेरेंट ने बाय की है, सही है, पेरेंट ने। तो पेरेंट की इन्वेंट्री में से निकाल दो पार्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ। जॉगर जो पेरेंट नहीं, सब्सिडरी है, हैड फुल इनवॉइस। अच्छा, जॉगर साहब जी कह रहे हैं कि मुझे 6.4 मिलियन दो। वो कह रहे हैं कि भाई जॉगर स्टिल हैड इनवॉइस वैल्यू 6.4 इन इट्स रिसीवेबल्स। तो जॉगर साहब जी, सब्सिडरी साहब जी कह रहे हैं कि भाई रिसीवेबल्स दो कितने, 6.4। और रनर कह रहे हैं कि भाई मैं दूंगा कितने, पेरेंट कह रहा है कि मैं 3.4 दूंगा। क्यों? एज इट मेड अ पेमेंट, पेरेंट ने एक पेमेंट भेजी थी 3 मिलियन की, जो उसको अभी तक नहीं मिली। ये कोई वर्किंग नहीं है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पेरेंट साहब जी कह रहे हैं कि मैं 3.4 दूंगा। वाई? क्योंकि पेरेंट ने उसको पैसे भेज दिए हैं, उसको मिले नहीं हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि मिल गए हैं। पैसे मिल गए हैं और अपनी वसूली काट दो। सब्सिडरी को लाइक की एंट्री हम लोग करेंगे। तो पैसे मिल गए हैं, वसूली काट दो। कैश इनका कितना कितना है, 28 और 1500। और इनकी रिसीवेबल कितनी है? 35,300 और 9,000। तो एज्यूम करो कि वो पैसे मिल गए हैं, अपनी वसूली काट दो। सही है। पैसे मिल गए हैं, वसूली काट दो, ये सीआईटी हो गया। अब जब वसूली काटी हमने, तो ये जो रिसीवेबल था, कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब तो हम क्या ना, तो कॉन्ट्रा 3.4 का करोगे। कॉन्ट्रा में क्या करते हैं, जिसने रिसीवेबल लिखा हुआ है उसका रिसीवेबल काट दो। जिसने पेएबल लिखा हुआ है उसका पेएबल काट दो। इंट्रा ग्रुप पेएबल। तो इनके पेएबल कितने कितने हैं? 81 800।
आई थिंक कि डेटा ख़त्म हो गया। आई थिंक सो। आई थिंक सो गाइस के डेटा ख़त्म हो गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 15 नहीं 16 मार्क्स का था, तो इतना ही होता है। अच्छा, ये बात याद रखना, कंसोलिडेशन की नॉलेज लंबी है, समझाते वक्त ये लंबा है, क्वेश्चन करते वक्त ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इतनी देर में ही हो जाएंगे। तो अभी वाइंड अप कर लेते हैं। वर्किंग वन कंप्लीट है। वर्किंग टू का क्लोजिंग नहीं निकाले हुए हमने, निकालते हैं, वो ज़रूरी है, क्योंकि वही तो वर्किंग 3 4 5 में जाएंगे। सही है, तो पोस्ट एक्विजिशन कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस? पोस्ट एक्विजिशन आता है, तो जो एट एक्विजिशन, ये पोस्ट एक्विजिशन है और ये एट एक्विजिशन है। तो एट एक्विजिशन वाला गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाता है। तो इम्पेयरमेंट नहीं दी हुई ना, तो बस यही गुडविल का आंसर आ गया। ये पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, ये एनसीआई की इन्वेस्टमेंट, और ये सब्सिडरी के असासे। अच्छा, अब ये जो पोस्ट एक्विजिशन आया था 7380, जो पोस्ट एक्विजिशन आया था वर्किंग टू में, 7380, ये सब्सिडरी ने कमाया, और सब्सिडरी के दो मालिकान हैं, पेरेंट और एनसीआई। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? एनसीआई को कोई इम्पेयरमेंट का शेयर नहीं मिल रहा, इम्पेयरमेंट है ही नहीं, रिवैल्यूएशन सब्सिडरी की हो ही नहीं एक्विजिशन के बाद, तो यही एनसीआई आ गया। और की ज़ाती रिटेन अर्निंग प्लस पेरेंट को जो शेयर मिलना है,
माइनस अनवाइंडिंग, तो पेरेंट की ज़ाती रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 286600। ये पेरेंट का प्लस उसको जो सब्सिडरी से मिलना है, इम्पेयरमेंट होती थी, इम्पेयरमेंट है नहीं, माइनस अनवाइंडिंग। सही हो गया। तो क्या आंसर आता है? पर भी आया हुआ है और वो भी, बस आंसर आ गए सारे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट्स पेरेंट ने इतने की बता दो, हमें ये तो पता है ये तो सब्सिडरी का, में से भी 42,500 कैश पे किया था ना, जो इन्वेस्ट किया था सब्सिडरी में, वो भी हटा दो। 12,500 इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में नहीं है, किसी और में है, तो बस वो छोड़ दो। देखो उसने 55,000 दिया हुआ था, उसने कहा इसमें कैश रिकॉर्डेड है, ये नहीं है, तो एज अ रूल पेरेंट को ये रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट ग्रुप की स्टेटमेंट बनाते वक्त हम लोग सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट्स हटा देते हैं। सही है, ये भी हटा देंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा। और ये हटाकर हम लोग क्या लेके आते हैं? सही है। बाकी इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल मैंने उसी वक्त पूरे कर दिए थे। इक्विटी, इक्विटी में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ पेरेंट का शेयर्स, और अगर उसने सब्सिडरी को एक्वायर करते हुए कोई और शेयर्स दिए थे और वो नहीं रिकॉर्ड हुए तो वो रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो बस। तो पेरेंट की शेयर्स कितनी है? 202500। तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। मुफ्त के नंबर होंगे एस के, बट ट्रेंड आजकल जो चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है एस का। 20 क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऑन 1 अक्टूबर। स्ट्रीमर को पार्टिको ने एक्वायर किया 1 अक्टूबर X4 में। पार्टी ने स्ट्रीमर को एक्वायर किया और 80% एक्वायर किया था। आज क्या डेट है? ठीक 1 साल गुजर गया है।
एक्विजिशन की डेट थी 1 अक्टूबर और आज है सब्सिडी का आज का डेटा गिवन है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एट दिस डेट एक्विजिशन वाले दिन रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी। सही है, आपको एक्विजिशन वाली भी गिवन है और रिपोर्ट वाली भी रिटेन्ड अर्निंग गिवन है। और इस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस उसका था 4 ही। सही है, हमने 4 ही लिखा है, उसने भी 4 ही दिया है। पार्टी को पेड, अब ये फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बताएगा। कैश दिया और कहा कि हम लोग फर्दर देंगे 2 साल बाद। तो एक कैश कंसिडरेशन है 92 की और एक डेफिड कंसिडरेशन है 28 की। आपको 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर दिया है। तो देखो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेबिट कंसिडरेशन और कैश पेड। सही है, और यही वैल्यू, ये जो लाइबिलिटी है ये इधर भी आएगी। अच्छा वो कह रहे हैं कि भाई अकाउंटेंट ने डेबिट एंट्री इनकी लगाई हुई है। किस तरह? 120 मिलियन। अकाउंटेंट साहब को ये नहीं पता कि इसको प्रेजेंट वैल्यू में लिखना होता था। अच्छा बहरहाल उसको पता हो या ना हो, आपने तो निकाल लिया ना 23,996 जो आता है प्रेजेंट वैल्यू इसकी। तो वही उसको डेफर्ड कंसिडरेशन में भी लिखनी चाहिए थी। सही है, तो ये लिख देंगे, इसको ठीक कर देंगे। बट इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी इन सब्सिडी हट जाती है और इसकी जगह क्या आता है। सही है, तो वो ठीक करें ना करें, ये तो ठीक करेंगे हम लोग। लाइबिलिटी तो लिखेंगे एज इट इज। अच्छा 1 साल गुजर गया, लाइबिलिटी पर माइंड भी करना है 8%। 1920 आता है इसका आंसर अनवाइंडिंग का। और ये पेरेंट ने देने सब्सिडी को, पेरेंट जिम्मेदार है। तो वर्किंग 5।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने डेफिड कंसिडरेशन की सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट भी कर दी है, साथ साथ कर लिया करो, आसान रहेगा। एक्विजिशन वाले दिन इन्वेंट्री थी सब्सिडरी के पास, जो उसने 3 मिलियन पे लिखी हुई थी, फेयर वैल्यू थी, तो 0.6 का गेन आ रहा है एट एक्विजिशन। बट ईयर एंड पे आज के दिन सिर्फ 10% स्टॉक है, इसका मतलब है 10% गेन सिर्फ लिखोगे ईयर एंड पे। कितने से इंक्रीज करना है? 0.6 मिलियन से एट एक्विजिशन, और एट रिपोर्ट सिर्फ 10%। 0.6 मिलियन का गेन एट एक्विजिशन, 0.06 का गेन एट रिपोर्ट। और सब्सिडरी की जो रिपोर्ट डेट पे एडजस्टमेंट की है वो मेन एस पे भी करोगे, यहाँ पे। सिर्फ ईयर एंड वाला जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो इधर करोगे, सही है, ईयर एंड वाली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। तो वर्किंग टू में कर ली। अब पेरेंट सोल्ड गुड्स टोटल कितने का? और फिर वो कह रहा है कि भाई बेचे तो हमने थे 25% मार्जिन पे, और स्टिल कितने क्लोजिंग स्टॉक, और वैसे नॉर्मली अगर हम ग्रुप से बाहर बेचते तो इतना प्रॉफिट का मार्जिन रखते हैं, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। बाहर ही जो मर्जी करे, हमें ग्रुप के अंदर इंट्रा ग्रुप वाला चाहिए। तो कितना क्लोजिंग स्टॉक है? ये 1 मिलियन है ना, ये हो जाएगा 250, 0.25 मिलियन, 250। सही है, 25% मार्जिन। तो कौन सेलर है? पेरेंट। तो वर्किंग फाइव में से निकलेगा, पेरेंट का प्रॉफिट वर्किंग फाइव में होता है। और जिसने खरीदा उसके स्टॉक में से, सब्सिडरी के स्टॉक में से निकलेगा। और फिर ये कह रहा है कि भाई एनसीआई कितना है? 15 मिलियन। तो एनसीआई किधर किधर चाहिए होता है? और वर्किंग फोर में भी। सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना है? पोस्ट एक्विजिशन कितना इंक्रीज आया? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है?
पोस्ट एक्विजिशन है 5960, एट एक्विजिशन ये, पोस्ट एक्विजिशन ये, तो एट एक्विजिशन 98,600 और पोस्ट एक्विजिशन है 5960। और पेरेंट की अपनी ज़ाती रिटेन अर्निंग कितनी है? 1,90,000 नहीं, 2,10,000। बस इसको टोटल कर लो और मेन स्टेटमेंट में क्या करोगे? सही है, कोई इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं हुई, वो इस दफ़ा इसने इधर करवाई है, तो यहाँ से आ जाएगा पीपी। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हटा दो, उसकी जगह वर्किंग 3 का आंसर ले आओ। कोई लाइक के पर्प हुआ था करंट एसेट्स में, और इन्वेंट्री भी एडजस्ट हुई है, बट इंट्रा ग्रुप नहीं था इसमें, CIT GIT नहीं था, सिर्फ पेरेंट की रिटेन अर्निंग ये शेयर कैपिटल दिखाओगे, रिटेन अर्निंग GRE दिखाओगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ पेरेंट का दिखाओगे, प्लस पोस्ट एक्विजिशन अगर सब्सिडरी का आया तो उसका शेयर भी, वो तो है ही नहीं, सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन कोई रिवैल्यूएशन नहीं आया, तो यही शो करोगे और ये शो करोगे, और साथ में ये भी शो करोगे। डेबिट कंसिडरेशन को अनवाइंड करके लिखोगे, और करंट लाइबिलिटीज़ में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, तो ये 15 नंबर भी मुफ्त के थे।